ये बिहार है और हम हैं मुसहरों के गढ़ गहलोर घाटी में। वही घाटी जहां से आते हैं माउंटेन मैन दशरथ मांझी। ये वही पहाड़ है जिसे उन्होंने छेनी और हथौड़ी से काट कर रास्ता बनाया था। कैसे एक रास्ते के लिए दशरथ मांझी और उनके समाज को 30 साल संघर्ष करना पड़ा, इसकी कहानी आप सभी ने इस फिल्म में देखी, लेकिन आज हम आपको इनकी असल जिंदगी में लेकर चलेंगे। मुसहरों की जीवन शैली और हालात का जायजा लेने हम गहलोर घाटी से 10 किलोमीटर दूर बसे गांव भीखमपुर जा रहे हैं। मूस यानी कि चूहा, और इसी शब्द से एक जाति का नाम तय हुआ जिन्हें हम मुसहर कहते हैं। हिंदी साहित्य में सामाजिक राजनीतिक आलोचना के एक बड़े कवि हुए अदम गोंडवी साहब, और उनकी एक प्रसिद्ध रचना है कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। लेकिन आज मैं आपको मुसहरों की गली में लेकर आया हूँ। चमारों की तरह ये समाज भी सोशल हायरार्की में सबसे निचले पायदान पर अपनी जगह तलाश रही होती है। दृश्यों में यह समाज आपको कितना भी पिछड़ा दिखे, लेकिन इनकी कला और संस्कृति आपको निशब्द कर देगी। इनके झूमर में ऐसे कई सामाजिक संदेश हैं जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखी गई कई प्रोग्रेसिव गीतों पर भारी पड़ती है। यह गीत मगही भाषा में है। इसका अर्थ है कि शाम होते ही बेटी जब पढ़ने के लिए बैठती है तो घर आंगन कितना सुंदर लगता है। आगे इस गीत में ये अपनी बेटी को अफसर बनाने की बात कहते हैं। मगर यह जानकर हमारा कलेजा फट गया जब पता चला कि इस गीत को गाने वाले ईश्वरी मांझी की दोनों बेटियां 6ठे क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। वो अपने माँ बाप के साथ ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए बिहार से बाहर जाती हैं। हम लोग तब पढ़ना चाहते थे, लेकिन पापा मम्मी पढ़ाई नहीं किए तो जान लगे तब भट्ठा। ईश्वरी साल के 6 महीने अपने घर और 6 महीने ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए प्रदेश से बाहर जाते हैं। वो ज़्यादातर यूपी और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। कमाने तो जाते हैं ईटा पात है भट्ठा पर, इधर तो कोई काम ही नहीं है। मतलब कहाँ का? जैसे अब चल गए यहाँ से लेके मैनपुरी चल जाते हैं, कोरावली चल जाते हैं, कानपुरों में भी जाते हैं, वो भी गए हैं, कानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद, और फिर कलकत्ता भी गए हैं कमाए, छोटा छोटा बच्चा को लेके। अब धीरे धीरे भट्ठे भट्ठे से फिर जवान हो गया, उसको शादी ब्याह में फिर पढ़ाई लिखाई का मौका कहाँ हम लोग को मिला। ईश्वरी अपनी थाली में चावल दाल भुजिया को ही असली सुख मानते हैं, लेकिन गरीबी ऐसी कि वो भी नसीब नहीं। अब दाल भात सब्जी और चोखा भुजिया सब रहता तो अब फिर आज ही रहते थोड़ी, तो फिर तो सूखे हो जाते। तो इतना सुखित रहता दाल भात सब्जी भुजिया अचार चोखा, तब तो फिर तो अच्छा से खा लेते, अब अच्छा से लिखा पढ़ा लेते और जी भी लेते अच्छा से। आज ये शरीर अब यह चेहरा नहीं रहता, हमने के भाटवा पर जाके बर्बाद हो रहे हैं भी। ईश्वरी की बेटी लालती भी अपने पिता के साथ ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए बाहर जाती हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई से अब उनका कोई नाता नहीं रह गया है। मतलब पढ़ाई नहीं या उनकी अपनी मजबूरी है जो वो कुछ नहीं करते? अपना मजबूरी है, इसलिए तो नहीं पढ़े। अब क्या पढ़ के बनना चाहते हैं? अब बनेंगे क्या? अब तो पढ़े नहीं किए। लालती बताती हैं कि वो सिर्फ साल के 3-4 महीने ही अपने घर पर रह पाती हैं। वो अगर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ती भी हैं तो फिर भूल जाती हैं। हमसे बात करते हुए लालती के चेहरे पर एक गुस्सा दिखा। अब वो गुस्सा अपने माता पिता, यह व्यवस्था
ये अपनी नियति किस चीज़ पर था पता नहीं। भट्टा से आते हैं तो यहाँ पे एक दो 3 महीना रहते हैं और फिर भट्टे पे चले जाते हैं। तो फिर क्यों पढ़े, यहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ जाके सब भूल जाते हैं। अच्छा, मतलब तुम साथ में जाती हो वहाँ जाके तुम भी काम करती हो? वहाँ क्या काम करती हो? ईटा पथाता है। हमको पापा मिट्टी फुलाते हैं और हम लोग मतलब कि फड़ के साफ करते हैं और उसमें बालू मारते हैं और उसमें ईटा पाते हैं। उस टाइम पढ़ने का मन नहीं करता? नहीं लगता कि ये करने की बजाय अगर हम पढ़ रहे हो? मन क्या करेगा जब सब दिन का वही काम है। तो इनके लोकगीतों में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा होती है। इस गीत में ये कहते हैं कि वो किसी से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, लेकिन उसमें लाज नहीं है। उसे अपने बच्चों को स्कूल ना भेजते हुए लाज भी नहीं लगता। लाज यानी कि शर्म। इन सब में सबसे सीनियर हैं रामचंद्र मांझी। वो बताते हैं कि ऐसे दर्जनों गीत हैं जो इन लोगों ने मिलकर लिखी है। ये गीत तो लिखे हैं, खुद हम लोग लिखे हैं, आपस में बैठ कर के अपने आप हम लोग लिखे हैं, बनाए हैं। इसको ज़मीन पर हम लोग ने उतारे हैं। झूमर कैसे पारा जाता है इसको हम लोग खुद अपने आप ज़मीन पर उतारे हैं। पूर्वज लोग पारते थे दूसरा ढंग से, हम लोग के कल्चर थोड़ा दूसरा हो गया है। उनको धुन और ताल अलग था, उनको झूमर भी अलग था। और हम लोग जो हैं झूमर और ताल जो है नाचने का और गाने का वो अलग तरीका से हो गया है। नाचना, गाना, बजाना, ये 3 चीज़ जो है अलग से आया है। हम लोग खुद अपने आप बनाए हैं, किसी के पास गए हैं नहीं, सीखे हैं नहीं, अपने आप हम लोग सीखे हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन जब आप इनके गीतों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी स्कॉलर के लिए PhD का विषय हो सकता है। ये लाइन में जो है कि जैसे स्थिति देखते भर में जो गांव में स्थिति है, अगल बगल में स्थिति है, वो स्थिति को देखते हुए हम लोग के दिमाग में आता है कि नहीं जे इस तरह से यहाँ ये कड़ी जुटेगा, यहाँ ये कड़ी जुटेगा। तो वही स्थिति देखते हुए हम लोग ये बनाते हैं। इनकी गीतों में इनका नृत्य पूरक का काम करता है और इस नृत्य में झलक है बिहार के पारंपरिक लौंडा नाच की। मगर इतने सब के बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिली है कि इसे अपनी रोजी रोटी का साधन बना सके। नहीं मिलने के कारण है सर कि हम लोग के जैसे जिस तरह के कठपुतली समझ करके नचाता है, उस तरीके से नचा करके लोग आते हैं और चले जाते हैं। और हम लोग के कहीं एडजस्ट नहीं करते हैं कि हाँ इस तरह का ये कलाकार है, इसको कहीं पर एडजस्ट किया जाए या कुछ करवाया जाए। इस तरीक़ा से तो कोई कराते हैं नहीं, आते हैं और हम लोग के सीन बनाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ के लोग साल के 7-8 महीने अपने पूरे परिवार के साथ बाहर रहते हैं और ईंट भट्ठों पर काम करते हैं। कोई सुविधा जैसे काम करने का है नहीं, ठीक है। खेती गृहस्थी में काम करते हैं तो उतनी भर करते हैं जितना खाना वगैरह चल जाए और कुछ भी चल जाए। और तो हम लोग के कहीं कुछ है ही नहीं कि हम लोग कर सकते हैं। हम लोग तो मानो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। हम लोग क्या 1 महीना रहेंगे फिर तो भट्ठा चढ़ जाएंगे। 1 महीना के बाद हम लोग भट्ठा चला जाते हैं। रामचंद्र मांझी कहते हैं कि बिहार में ही अगर उद्योग धंधे होते तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ, यहाँ अगर किसी तरह से कंपनी वगैरह रहता तो रह करके बच्चे को पढ़ाता लिखाता। ये नहीं कि भट्ठा ले चल जाता कमाने के लिए और 2-3 महीना के लिए आता है तो स्कूल में जाता है, फिर जो भी पढ़ता लिखता है वो फिर 9 महीना में भूल जाता है। लगभग 1000 की आबादी वाले इस भीखमपुर गांव में बस एक ही व्यक्ति सरकारी नौकरी में है।
एक और यूनिक चीज जो इस जाति से जुड़ती है वो है चूहा। मुसहर जाति के लोग चूहा मारकर खाने के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए वो 3-4 लोगों का समूह बनाते हैं, क्योंकि चूहा पकड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा वो केकड़ा और घोंघा मारकर भी खाते हैं। खाला के बाद छोड़ेगा। देखिए ये केकड़ा जो है ये बड़ा वाला है, ये दोनों से काटता है। हम लोग पकड़ते हैं तो इस तरीके से पकड़ते हैं, पहले ही उसको जाप देते हैं। इस तरीके से पकड़ते हैं, काटता नहीं है। मगर इनकी पहचान चूहे से ज्यादा होती है। खेत खलिहानों में चूहे अपना बिल बनाकर रहते हैं, इसलिए उनको पकड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में ये 3-4 लोगों का समूह बनाकर चूहा मारने निकलते हैं। इसकी एक खास प्रक्रिया होती है। अगर एक बिल का पता चल जाता है तो उसके मुंह पर मटका लगाकर बिल में धुआं छोड़ा जाता है। धुएं की वजह से चूहा या तो दूसरे बिल से बाहर निकल जाता है या फिर घुटकर अंदर ही मर जाता है। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन एक भी चूहा अब तक इनके पकड़ में नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि चूहे का दिमाग इनसे ज्यादा तेज काम कर रहा है। देखिए चूहा निकला है ये। तो आखिरकार 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 2 चूहे हाथ लगे हैं, और इसी के साथ सबने हाथ खड़े कर दिए कि और मेहनत नहीं हो पाएगी। तो अब यहां से इसके बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक तरफ इसे जलाया जा रहा है ताकि स्किन हेयर को हटाया जा सके, दूसरी तरफ मसाले पीसे जा रहे हैं और इसके 2 डिश बनाए जाएंगे, एक चोखा और दूसरी ग्रेवी वाली मीट। ये कौन कौन मसाला डालती हैं चूहा के लिए? जीरा आती, गोलकी आती, धनिया आती, मिर्चा आती, लहसुन आती, हल्दी आती। मसाला पिसते पिसते बारिश शुरू हो गई है और अब काम रोकना पड़ रहा है। ये मसाला कुसुम देवी के घर पर पीसा जा रहा था, लेकिन अब उनका आंगन पूरा पानी से भर चुका है। घर तो आपका एकदम तालाब बना हुआ है। तो क्या करे, इतना तालाब में डूबा रहता, बाल बच्चा के लेके बचते रहता है। नामनी के कॉलोनी न उलनी देती सरकारें, मन लगा मर गिलती है, कहाँ से नहीं कुछ देती। सबके भलाई करती है, मनी के कुछ करवे न करती है। वोट देते हैं जरूर, लेकिन जो विधायक है उलट के फिर देखते नहीं है। अगर किसी न किसी को आया भी नाम तो 50% जो 30,000 आया, 30 में से मान लिया जाए कि 15,000 ले लिया, तो 15,000 में क्या होगा सर? 15,000 में तो मकान बनेगा नहीं। किसी तरह से हम लोग के पास जो भी फंड आया तो फंड जो नेता है वो आधा ले लेता है, तो हम लोग के नहीं बनता है, इसी में हम लोग पिछड़ जाते हैं। बारिश का मौसम है, इसलिए हम लोग एक कमरे में शिफ्ट हो गए हैं ताकि कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। प्याज गलाया जा रहा है, मसाले भूने जा रहे हैं, पर इसमें कोई सीक्रेट मसाला नहीं डाला जाता, जैसा कि इन्होंने बताया। तो आखिरकार खाना बनकर तैयार हो गया है, लेकिन बैठने की व्यवस्था कहीं और की गई है। जीवन में पहली बार चूहा खाने जा रहा हूं, अब तक बस इसके बारे में सुनता आया था। तो बीते कई घंटों की प्रक्रिया जो आपने देखी वो अब आखिरकार खत्म हो चुकी है और अब हम लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो जितने मेहनतकश लोग आपको इस बीच में दिखे थे जो लगातार चूहा मार रहे थे, तो ये बताइए कि हम लोग क्या खाने के लिए बैठे हैं और कैसे क्या चीज़ें हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। कैसा टेस्ट होगा? हम तो कभी खाए नहीं है पहले। टेस्ट तो सर खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा टेस्ट है, क्या है, नहीं टेस्ट है। मतलब पहले शुरुआत ही करनी पड़ेगी, खाने के बाद पता चलेगा। ग्रेवी बड़ा कम बनाते हैं क्या आप लोग? ग्रेवी कम बनाया सर कि रोटी की व्यवस्था नहीं था, तो इसलिए थोड़ा ग्रेवी कम बना।
मतलब एक चीज़ वो भी दिखा रहे थे, जैसे इसमें तो चलिए मसाला वगैरह है, उधर चोखा कुछ ऐसा। हाँ चोखा गुरे हैं, जैसे कुचा हो गया। जैसे दो अथी सब आइटम से हम लोग बनाते हैं, एक मसाला दे के बनाते हैं और एक मानो बिना मसाला के लहसुन दे देते हैं, मिर्चा देते हैं, तेल दे देते हैं, ठीक है। और उसको बहुत ढंग से पकाते हैं। जो चोखा लगाने वाला होता है ना, उसको बहुत ढंग से हम लोग मानो उसको पकाते हैं। क्यों कि केवल खाली चोखा लगेगा, और जो बनाने का रहता है तो थोड़ा मीडियम रहता है। बस इसी तरह से हम लोग तो मतलब चावल के साथ खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर या रोटी के साथ? नहीं, रोटी के साथ। दोनों के साथ अच्छा लगेगा। चावल भी रहेगा तो और मजा आएगा। कि चावल रहता है तो इसमें थोड़ा झोर ज़्यादा रहता है, और रोटी रहता है तो थोड़ा कम रहता है। लेकिन ज़्यादा पसंद रोटी करता है आजकल। वो जो चूहा मारे होंगे कितना का रहा, मतलब कितना ग्राम का रहा होगा? कभी कभी 100-150 ग्राम, 200 ग्राम। 200 ग्राम, एक चूहा 200 ग्राम होगा। मैंने पाव भर मान के चलो 250 ग्राम। तो उतना में तो सबको थोड़ा थोड़ा हो गया जी। 250 ग्राम। तब ऐसा भी है कि अगर एक भी मरा गया तो 4-5 लोग थोड़ा थोड़ा हाँ, हो जाता खा लेते खा जाएगा चाहे 10 परिवार में। इसमें है ना कि यदि 2 गदी मरा गया तो समझो कि पूरा परिवार यदि 8-9 गो है ना हम लोग, तो सबके हो जाता है। तो ये बताइए कितने दिनों में खाते होंगे चूहा? चूहा तो हम लोग की इच्छा के अनुसार है सर। मन हो गया कि चलो आज चूहा मारना है तो मार लेते हैं। तो निकल जाते हैं मारने के लिए, धुपकी और जो रामा होता है, रामा लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन जितना मेहनत लगा, मतलब सोचिए कि यहाँ जब आप लोग मार रहे थे तो करीब कितना 1.5 घंटा लगा होगा। अब 5 लोग मिल के 1.5 घंटे में एक चूहा मार पाए। जी हो सकता है नहीं भी मिलता। हाँ, नहीं भी मिलता है, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन सर इसमें यही है कि पहचान एक ठो मिल जाता है हम लोग के। जैसे चूहा के पहचान यही है कि जो बिल बनाता है वो रहने के लिए, उस बिल के मुंह पर इतना अपना बंद किए हुए रहता है। बिल कहीं पर खुला नहीं रहता है, उसको इतना बंद किए हुए रहता है। तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें 100% है कि इसमें है। अच्छा एक बात, अब मारते मारते ये भी हम लोग को हो जाता है कि दशरथ मांझी पूरा पहाड़ तोड़ दिया तो सरवा चूहे ने पिटाएगा। ज़्यादा तो ही हम लोग का गुस्सा याद आ जाता है कभी कभी। और सारा दिन कभी कभी सारा दिन मनो बिता देते हैं मारते मारते। निकला तो सही है, नहीं निकला तो पर भी जब तक पूरा बिल नहीं खत्म हो जाएगा उसको रहने वाला जगह, जब तक उसको खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। मतलब पूर्वजों से बहुत सीखते हैं आप लोग। हाँ हाँ। बाहर जो लोग आपके बारे में जानते हैं वो ऐसे देखते हैं कि बहुत गरीबी है इसलिए मुसहर लोग मतलब चूहा खाते हैं। ये बताइए कि ये गरीबी इसका कारण है या पसंद है वो खाना? ना ना, गरीबी नहीं है, पसंद है। ये खाना ये पसंद है। गरीबी खाना कोई पसंद आज नहीं पेट है। खराब हो गया ना तो निकल जाएंगे रेड लेके, और फिर कल होके एकदम सब मशीन क्लियर हो जाएगा अंदर। अच्छा, लोग बताते हैं कि जिसको गैस है वो एक चूहा खा लेगा उसको गैस खत्म हो जाएगा। हम निकल चलिए तो कैमरवा थी करिए मोइलवा। ए मोइलवा, तो शायद यही लिखा हुआ था कि जैसे ही हम लोग खाना यहाँ खत्म करेंगे वैसे ही बारिश होगी और हम लोग उठ जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया लगा खा के। इसको तो आदमी गरीबी में थोड़े, इसको तो आदमी शौक से खाएगा। मुसहर जाति की जब भी बात होती है तो एक नाम से अक्सर इनकी पहचान होती है, वो व्यक्ति जिन्होंने इस पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था। मगर इस समाज के पास ऐसा बहुत कुछ है जिसके संरक्षण की आवश्यकता है। इनके गाए गए झूमर विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखी गई कई प्रोग्रेसिव गीतों से भी ज़्यादा मारक है। इनकी लिखी पंक्तियां ये बताती हैं कि ये चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन व्यवस्था ने इनके अपलिफ्टमेंट के प्रति बहुत उदासीन रवैया अपनाया है। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार द्वारा जारी की गई कास्ट सेंसस डेटा के अनुसार मुसहर जाति की संख्या 40 लाख से भी अधिक है। यह संख्या बिहार की कुल आबादी का 3.08% है।
यह बिहार की तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है। सरकारों ने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कई प्रयास भी किए हैं, लेकिन मुसहर समाज मुख्य धारा से अभी भी बहुत दूर है। आज भी इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता।